नमस्कार, मैं डॉक्टर यदु शर्मा आपके समक्ष अधिगम संप्रत्यय के अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकारों संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैंने इस वीडियो में अधिगम सिद्धांत को सरलतम विधि से की नोट्स के माध्यम से व समुचित उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा आप सभी जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम प्रकरण से संबंधित काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। आइए हम मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण प्रकरण को पूर्ण मनोयोग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अधिगम का सामान्य परिचय। यहाँ आपको जो स्लाइड दिखाई दे रही है उसे मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के हिसाब से ड्राफ्ट किया है। जैसे पहला पॉइंट हमने लिया, सीखना एक निरंतर व सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये प्रश्न बनता है कि सीखना कैसी प्रक्रिया है या सीखने का से आशय है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा निरंतर व सार्वभौमिक, यानी जीवन पर्यंत लर्निंग की जो प्रोसेस है वो लगातार चलती है। सार्वभौमिक के माने हैं कि वो सर्वमान्य है कि जब तक हम जीवन में घटित घटनाओं अनुभवों से नहीं सीख लेते हैं तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कहने का आशय कि सीखना एक निरंतर और सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है। ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 में हमने कहा कि जीवन में घटित घटनाओं अनुभवों से व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सीखने की प्रक्रिया से गुजरता है। अर्थात जो भी हम बात कह रहे थे कि निरंतर और सार्वभौमिक चलने वाली प्रक्रिया है, उसी से मिलता जुलता यह एस्पेक्ट है कि हम जो जीवन में घटित घटनाएं हैं वो चाहे हमारे अच्छे अनुभव हैं या बुरे अनुभव हैं, उनसे हम जो कुछ भी सीखते हैं, या मैं कहूँ कि पालने से लेकर शमशान घाट तक जो कुछ भी घटित घटनाओं से हम सीखते हैं वो सभी अधिगम या सीखने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है। सीखने की गति का निर्धारण कि कोई व्यक्ति कितनी तीव्र गति से सीखेगा या कितनी धीमी गति से सीखेगा, ये परिस्थिति, आवश्यकता एवं सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है। ये भी प्रश्न बनता है कई बार कि सीखने की गति का निर्धारण करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ध्यान रखें, पहला पॉइंट इसमें होगा परिस्थिति, यानी सिचुएशन या वातावरण कैसा है। नंबर 2 आवश्यकता। कहते भी हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता की महत्ता बढ़ती जाती है वैसे वैसे सीखने की गति भी बढ़ती जाती है। जैसे परीक्षा के समय में हम जो भी कंटेंट पढ़ते हैं वो हमें आसानी से समझ में आने लगता है, या मैं कहूँ कि जो भी चीज़ याद करना चाहते हैं तो वो भी हमारी मेमोरी में अच्छे से सेव होता है। लेकिन अगर हम पूरे वर्ष भर उस कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो हम उस मात्रा में सफल नहीं हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का आशय कि सीखने की जो गति है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग, और सबसे महत्वपूर्ण बात सीखने वाले की इच्छा। अगर सीखने वाले की इच्छा बलवती है तो वह प्रत्येक कंसेप्ट को आसानी से समझ सकता है और समझने के बाद उससे संबंधित जो भी समस्या है उनका समाधान निकाल सकता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा बलवती नहीं है तो इसमें भी एक कोटेशन कई बार पूछा जाता है कि आप घोड़े को तालाब तक ले जा सकते, पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। वही स्थिति यहाँ है कि सीखने वाले व्यक्ति की अगर स्वयं की इच्छा नहीं है तो आप उसके सीखने की गति को किसी भी कीमत पर बढ़ा नहीं सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का आशय कि आपसे पूछ सकता है कि अधिगम से आशय क्या है, तो अधिगम का आशय है सीखना। अधिगम से आशय अनुभव द्वारा व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों की क्रिया। जो भी आप जीवन में अनुभव प्राप्त करते हैं उससे आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ही सही माने में अधिगम कहलाता है। अधिगम एक सौद्देश्यपूर्ण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अर्थात अधिगम अगर होगा या सीखने की अगर प्रोसेस होगी तो नंबर 1 उसमें जो महत्वपूर्ण बात होगी कि वो सौद्देश्यपूर्ण होगी। बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य हम नहीं करते हैं। कोई भी घटना जो घटित होती है उसके पीछे कार्य और कारण प्रभावी होते हैं। उसी प्रकार सीखने का कार्य भी हम तभी करते हैं जब हमारा कोई उद्देश्य उससे पूर्ण होने वाला होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक हम कोरोना से प्रभावित नहीं हुए थे तब तक हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं बढ़े थे। लेकिन जहां हमने कोरोना काल में देखा कि ऑनलाइन में आईसीटी का महत्वपूर्ण रोल है तो हम सभी ने सीखने की तरफ एक प्रयास किया, और वो प्रयास हमारा सौद्देश्यपूर्ण था कि कुल मिलाकर टीचिंग और लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कहीं हमारी इसके वजह से प्रभावित ना हो। इसके लिए हमने एक उद्देश्य आधारित करते हुए या उद्देश्य निर्धारित करते हुए निरंतर चलते रहते हुए और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का प्रयास किया। अधिगम मानव व्यवहार के तीनों पक्षों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष को प्रभावित और विकसित करता है। बहुत ही अच्छी बात जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो ये कि जो 3H की संकल्पना है, जिसमें आपके
हेड, हैंड एंड हार्ट का जो कंसेप्ट हम बार बार कहते हैं H3 की संकल्पना में, उस संकल्पना के अनुसार हम ये कहते हैं कि जो सीखना है उससे मानव का जो व्यवहार है, अगर आपने कोई कंसेप्ट ठीक से समझा है, अंडरस्टैंडिंग उसको आपने तरीके से किया है, कॉग्निशन पार्ट अगर आपका स्ट्रांग है, तो आप उसमें भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष के साथ जुड़ेंगे और जुड़कर आप उन सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे जो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए अनिवार्य है। इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अधिगम प्रक्रिया व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं व्यवहार से परिलक्षित होती है। यदि हम किसी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं और करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जितना हम उसमें अभ्यास करते हैं, जितना अधिगम की गति को हम बढ़ाते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में, उतना ही हमारा कार्य और व्यवहार परिमार्जित होता है, परिष्कृत होता है। अर्थात हमारे कार्य और व्यवहार से स्वतः इस बात का आभास होता है कि हमारा अधिगम कितना परिपक्व है या हमारा अधिगम कितना प्रभावी है। अधिगम सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। कहने का आशय, यहाँ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अधिगम के लिए सकारात्मक होना अनिवार्य है, या अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, या अधिगम केवल सकारात्मक हो सकता है, या अधिगम केवल नकारात्मक हो सकता है। तो ध्यान रखें कि अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। जब हम किसी की गलत आदतों को सीखने का प्रयास करते हैं तो वो नकारात्मक अधिगम होता है, लेकिन जब हम किसी के अच्छे गुणों को स्वयं सीखने का प्रयास करते हैं तो वो हमारा सकारात्मक प्रयास होता है। अर्थात अधिगम में ये दोनों एस्पेक्ट बराबर काम करते हैं। ये सीखने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सकारात्मक पक्ष पर काम करेगा या नकारात्मक पर। पूर्व में किए जा रहे कार्यों में व्यवहार का सुधार या निषेध भी अधिगम है। सपोज करें कि हम कोई पहले से कोई कार्य कर रहे हैं, उसमें हम कोई गलती कर रहे हैं, अब उस गलती को अगर हम सुधारते हैं तो वो जो सुधार हम कर रहे हैं वो सुधार भी अधिगम कहलाता है। मान लीजिए हमारी राइटिंग बहुत गंदी है, अब हम उस राइटिंग को सुधारने के लिए रोज हम एक श्रुति लेख का पेश लिखते हैं, तो ये जो हम व्यवहार में सुधार कर रहे हैं इसको भी हम अधिगम कहेंगे। तो अधिगम हेतु नवीन ज्ञान ही अनिवार्य नहीं है कि केवल हम नवीन ज्ञान ग्रहण करें वही अधिगम है, वरन अगर हम हमारे जो पूर्व ज्ञान है उसको भी परिष्कृत करने का कोई प्रयास करते हैं तो हमारा सफल प्रयास अधिगम की श्रेणी में आएगा। अधिगम हेतु जाति, लिंग, धर्म, समय, स्थान जैसी कोई बाध्यता नहीं होती। सीखने के लिए कोई ना तो उम्र होती है, ना इसमें जाति होती है, ना लिंग है, ना धर्म है, ना कोई निश्चित समय है, ना कोई स्थान है। जब आपकी इच्छा करे सीखने के लिए तब आप सीखने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। अधिगम में मूल प्रवृत्ति तथा प्रतिक्षेप क्रियाओं जैसे जन्मजात व्यवहार के कारण आए परिवर्तन सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। कुछ परिवर्तन जो स्वाभाविक प्रकृति प्रदत्त होते हैं उनको हम अधिगम में समाहित नहीं करते हैं। अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। जितना ज़्यादा आप उस चीज़ से जुड़ते हैं तभी आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन ही अधिगम कहलाएगा। सपोज करें कि एक बच्चे की लंबाई बढ़ रही है, चौड़ाई बढ़ रही है, तो उसको अधिगम की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा क्योंकि जन्मजात व्यवहार में आने वाला परिवर्तन है। अब कुछ परिभाषाएं जो अधिगम से रिलेटेड आपसे पूछी जा सकती हैं। ध्यान रखें कि ऑब्जेक्टिव टाइप जब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो आपको जो एक कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए और राइटर के नाम को ध्यान में रखते हुए एक सीक्वेंस अपने दिमाग में फिट करनी चाहिए। जैसे कि अगर वुडवर्थ के अनुसार परिभाषा पूछ ले तो उस परिभाषा में ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। तो यहाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नॉलेज और जो न्यू रेस्पॉन्स की बात की गई है वो किसके द्वारा की गई है, वो वुडवर्थ के द्वारा की गई है। तो इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप अपने दिमाग में इस बात को फिट करें कि ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अगर अर्जन कोई करने की बात कहता है तो वो वुडवर्थ कहता है कि जो कुछ भी हम सीखते हैं, जो भी हम नवीन प्रतिक्रियाएं करते हैं, उन प्रतिक्रियाओं के द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अधिगम कहलाता है। गेट्स व अन्य के शब्दों में अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही अधिगम है। अर्थात अगर अधिगम होगा तो व्यवहार का उन्नयन होगा, यानी व्यवहार में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी, व्यवहार आपका परिमार्जित होगा, व्यक्तित्व में जो निखार आएगा वो निखार आपका स्पष्ट दिखाई देगा। तो अब वो कब होगा, जबकि आप अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा अपने कार्य और व्यवहार को बराबर प्रोसेस में ढालेंगे। स्किनर के अनुसार भी, स्किनर ने भी इससे मिलती जुलती बात कही कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। अनुकूलन से आप सभी जानते हैं, हमने पियाजे की जो अभी वीडियो देखा था उसमें हमने एडेप्टेशन की बात की थी कि हम प्रीवियस नॉलेज न्यू नॉलेज को लिंक करते हुए सीखने की जो प्रोसेस उसको लगातार आगे बढ़ाते हैं। आज हमने अगर कोई मान लीजिए साइकिल चलाना सीखा, कल हम स्कूटर चलाना सीखते हैं, फिर हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, इसका मतलब कि हम उत्तरोत्तर अनुकूलन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे आज हम
कोई भी एक बुक को पढ़ते हैं, कोई भाषा को पढ़ते हैं, तो दूसरे दिन उसमें और वृद्धि करते हैं तो उत्तरोत्तर अनुकूलन की व्यवस्था कहलाती है। तो स्किनर का ये मानना है कि अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रोसेस होती है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन के माने ये कुछ सामाजिक अधिगम की तरफ हमें ले जाता है, जो बंडूरा का अधिगम है, कि जिसमें हम दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखते हैं। अर्थात कक्षा में भी जब बच्चे अपने साथियों के साथ बैठते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनके व्यवहारों से वो स्वतः ही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट सीख लेते हैं, उसके लिए कोई किताब या पुस्तक की आवश्यकता नहीं होती है। तो व्यवहार के कारण, किसी एक व्यक्ति के व्यवहार के कारण अगर आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो इसका मतलब वो भी अधिगम की कैटेगरी में आता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान व अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अर्जन मतलब कि चीज़ों को ग्रहण करना। चीज़ों को ग्रहण करने का मतलब कि अपने व्यवहार में, अपने कार्यों में उनको ढालने का प्रयास करना। जैसे ही हम किसी चीज़ को व्यवहार कार्यों में ढालने का प्रयास करते हैं तो हमारी आदत का प्रतीक बन जाता है। अर्थात आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का, इसी से हमारी अभिवृत्ति डेवलप होती है। और वो अभिवृत्ति अगर सकारात्मक है, रचनात्मक है, सृजनात्मक है, तो कुल मिलाकर हमारा अधिगम की तरफ जो झुकाव है वो निरंतर बढ़ता जाएगा। क्रोन व बेक के अनुसार अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। बहुत अच्छी बात क्रोन व बेक ने कही है। इनका ये मानना है कि जो भी आप अनुभव करते हैं उसके परिणाम स्वरूप आपके व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है वो अधिगम की कैटेगरी में आता है। किम्बल के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ध्यान रखें कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह का प्रश्न आता है कि पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार जन्य क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो वो ये परिभाषा किसने दी है या अधिगम किसे कहते हैं। तो स्थायी प्रकृति का अगर परिवर्तन होगा तो ही वो आपका अधिगम कहलाएगा। ये बात किम्बल ने कही है। इसके बाद हेनरी स्मिथ के अनुसार अनुभव के प्रतिफल के रूप में नए व्यवहार का अर्जन और पुराने व्यवहार का सुदृढ़ीकरण ही अधिगम है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल, जब आप छोटा बच्चा होता है उसको बारखड़ी सिखाते हैं या टेबल सिखाते हैं, लर्न कराते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप वो आगे बढ़ता जाता है पीछे की भूलता जाता है, बल्कि अगर आपने 2 की टेबल लर्न कराई है, जब आप 3 की नई लर्न कराने लगते हैं तो आप 2 का रिवीजन कराते हैं। यानी जो उसका पुराना व्यवहार है उसको बार बार आप रिवाइज करते हैं। रिवाइज का मतलब कि उसके पुराने व्यवहार को आप सुदृढ़ करने का प्रयास करते हैं और नए व्यवहार का अर्जन करने के लिए उसको प्रेरित करते हैं। और जैसे जैसे उसको प्रेरणा मिलती जाती है उसके सीखने की गति तीव्र होती जाती है और उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है और कॉन्फिडेंस का लेवल उसका बढ़ने लगता है। गार्डनर मर्फी के अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। इस स्क्रीन पे आपको जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, इसमें मैंने आपको बच्चों के माध्यम से ये बात समझाने का प्रयास किया है कि जैसे एक बच्चा जब वो धरती पर आता है तो आने पर उसके सामने इसी तरह जैसे पहली तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि इतनी सारी सूचनाएं, इतनी सारी नॉलेज होती है, उसको प्राप्त करना होता है और वो इस असमंजस में होता है, खोलना बोरिंग होता है सब कुछ उसके लिए कि उसको उनको देखते ही नींद आती है कि मुझे इतना सब कुछ सीखना है। फिर धीरे धीरे वो प्रयास करता है। प्रयास करने के बाद आप तीसरी पिक्चर जो देख रहे हैं कि वो पुस्तक को पढ़ने का प्रयास कर रहा है। जैसे वो प्रयास करता है तो उसके ब्रेन में स्टॉर्मिंग होने लगती है और इतनी सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलने लगती हैं, यानी का एक संगठन बनने लगता है। और वो संगठन आते आते इस पिक्चर जो 5वीं पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो किताब हाथ में लेके पढ़ रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। तो पहली से 5वीं तस्वीर में आते आते उसके व्यवहार में जो परिमार्जन हुआ वही वास्तव में अधिगम है। और 6ठी स्थिति उसका उत्तरोत्तर अनुकूलन की स्थिति को दर्शा रही है, जिसमें कि अब वो न केवल किताब पढ़ रहा है बल्कि वो लैपटॉप पर भी काम करने में सक्षम हो गया है। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि जब कंसेप्ट क्लियर होने लगते हैं, जब बात समझ में आने लगती है तो इंटरेस्ट स्वतः ही जनरेट होता है और जैसे जैसे इंटरेस्ट जनरेट होता है वैसे वैसे बालक की उस कार्य के प्रति अभिवृत्ति पॉजिटिव होने लगती है। और पॉजिटिव अभिवृत्ति होने पर हम लगातार सीखने के लिए स्वतः प्रेरित होने का प्रयास करते हैं। तो वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑटोमेटिक हमारे व्यवहार में जो भी परिवर्तन आते हैं, जो भी हम स्वयं को परिमार्जित करते हैं, ये सारे कार्यक्रम अधिगम के अंतर्गत आते हैं।
तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात देखें तो वो है आधारभूत क्षेत्र इसका सीखना है। यदि हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, और जब तक सीखने की प्रोसेस नहीं होगी तब तक मनोविज्ञान के अनुसार ना तो अभिवृत्ति विकसित होगी, ना अभिरुचि विकसित होगी, ना अभिक्षमता विकसित होगी। तो मनुष्य जीवन में मनुष्य के द्वारा कुछ व्यवहार तो मूल प्रवृत्तियों तथा सहज प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप किए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी व्यवहार हैं वो वातावरण और परिस्थिति के अनुसार सीख कर ही किए जाते हैं। अब जैसे मूल प्रवृत्ति या सहज प्रतिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो जन्मजात जो हमारी योग्यताएं हैं, भूख का लगना, प्यास का लगना, ये तमाम चीज़ें ये प्रकृति प्रदत्त हैं, ये मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है। लेकिन किसी एक भाषा को सीखना या किसी विशेष गुण या क्वालिटी को सीखना या किसी तकनीकी कौशल को सीखना, ये व्यवहार वातावरण और परिस्थिति के अनुसार सीखने पर निर्भर करता है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पर हम अधिगम की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें योकम और सिम्पसन ने परिभाषाओं के आधार पर अधिगम की कुछ मूलभूत विशेषताएं बताई हैं। अधिगम विकास एवं अभिवृद्धि की प्रक्रिया है। अगर अधिगम होगा तो आपका समुचित, संतुलित विकास और अभिवृद्धि निश्चित है, वो होगी ही होगी। अधिगम अनुभवों के संगठन की प्रक्रिया है। जैसे भी हमने बात की थी, जो पिक्चर्स देखी थी हमने, कि जब हमारे दिमाग में ब्रेन स्टॉर्मिंग होने लगती है, सीखने की इच्छा बलवती होने लगती है, तो जितने भी पूर्व और नवीन अनुभव हैं उन सबको हम अपने ब्रेन में संगठित करने का प्रयास करते हैं, और वो संगठन ही अधिगम कहलाता है। अधिगम सौद्देश्यपूर्ण, विवेकशील व सृजनशील व रचनात्मक प्रक्रिया है। यानी अधिगम अगर होगा तो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, और ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी इसका मतलब वो तभी होगी कि आप विवेक को काम में लेंगे, सृजनशील होंगे, रचनात्मक होंगे, जबकि वो आपके किसी उद्देश्य को पूरा करने वाला होगा। बिना पर्पस के कोई भी कार्य कोई भी मनुष्य नहीं करता है, ये मानव स्वभाव होता है। अधिगम वातावरण आधारित समायोजन की प्रक्रिया है। जैसा देश वैसा वेश, ऐसी संकल्पना अधिगम के द्वारा जनरेट की जाती है कि वातावरण के आधार पर अगर आप समायोजन कर पाते हैं तो इसका मतलब कि आपका जो लर्निंग है वो इफेक्टिव है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामाजिक भी हो सकता है। अब यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि अधिगम में जो एस्पेक्ट आएंगे मूल रूप से व्यक्तिगत होंगे या सामाजिक, या केवल व्यक्तिगत या केवल सामाजिक, या दोनों। तो इसका सही आंसर है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों। अधिगम व्यक्ति के आचरण एवं व्यवहार को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया है। अगर अधिगम होगा तो व्यक्ति का आचरण और व्यवहार दोनों प्रभावित होंगे, ये निश्चित है। अर्थात अगर ग्लास भरा हुआ है तो पानी झलकेगा। अगर अंदर ज्ञान है तो वो आपके व्यवहार में और आपके आचरण में दिखाई देगा। कॉन्फिडेंस कहीं मार्केट में नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस सीखने से आता है। करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, जितना हम अभ्यास करते हैं, जितना हम अधिगम करते हैं, उतना ही हम आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़ना दक्षता का सूचक होता है, और वो दक्षता हमारे आचरण और व्यवहार में स्वतः दिखाई देती है। अब इसके बाद आता है अधिगम के प्रकार। अधिगम के अगर हम सामान्य रूप से देखें तो 3 प्रकार हैं। एक शाब्दिक अधिगम है, एक गद्यात्मक अधिगम है, एक समस्या समाधान अधिगम है। जो सबसे पहली स्टेज है अधिगम की वो है शाब्दिक अधिगम। जब बालक पैदा होता है, पैदा होते ही उसके पास ना कोई शब्द होते हैं, ना कोई भाषा होती है, लेकिन धीरे धीरे सबसे पहले वो शब्दों का भंडार तैयार करता है। शब्दों से भाषा का कौशल उसके अंदर विकसित होता है, और भाषाई विषय वस्तु के आधार पर वो विषय वस्तु को सबसे पहले सीखना प्रारंभ करता है। जैसे ही वो उसको सीखना प्रारंभ करता है, साथ साथ में उसके गत्यात्मक अधिगम भी चलता है, जो कि शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन शारीरिक कौशलों में निपुणता से जुड़ा हुआ होता है। हारमोनियम है, तबला है, बाजा है, गिटार है, इनको बजाना, या कंप्यूटर पे जो उसका कीबोर्ड है उस पर काम करना, ये तमाम चीज़ें आपके गत्यात्मक अधिगम के अंतर्गत आती हैं। तैराकी है, मोटर ड्राइविंग है, ये तमाम चीज़ें जो कि आपके क्रियात्मक पक्ष का कार्य करती हैं, वो तमाम चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, जिसमें आप शारीरिक कौशलों में निपुणता हासिल करते हैं। तीसरी स्टेप जो इसकी उच्च स्थिति होती है वो होती है समस्या समाधान अधिगम। जीवन में आने वाली नवीन परिस्थिति व समस्याओं का संचालन करने की अगर उसमें योग्यता आपने विकसित कर दी तो सही माने में अधिगम कहलाएगा। अधिगम केवल रटंत विद्या नहीं है कि आपने किसी चीज़ को रट लिया तो वो अधिगम नहीं है, बल्कि अधिगम जो पूर्व परिस्थिति हैं उनके आधार पर नवीन परिस्थितियों में अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो उसका सही ढंग से डिसीजन लेने की अगर आप में एबिलिटी और कैपेसिटी विकसित होती है तो ये आपकी अप्रोच कहलाती है समस्या समाधान अधिगम।
तो कुल मिलाकर अधिगम के तीनों प्रकार आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं और इनके जुड़ने से जो फाइनली आपके व्यवहार और कार्य में परिवर्तन आता है वही अधिगम कहलाता है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम की जितने भी सिद्धांत हैं, उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर भी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप अपने साथियों के साथ शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।